अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और सिंध का पेंशन करप्शन केस कोई नया केस नहीं है। इस पर मैं बेताशा बार आपको लाइव अपडेट कर चुका हूं और इस केस से जुड़े जितने भी हकाइक हैं आज तक जो भी मंजर आम पर आए हैं वो सब आपके सामने रख चुका हूं। आज खबर तो 2-4 दिन पुरानी है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कागजात और शवायद के बिना खबर अधूरी होती है, तो इसलिए इस केस के जो मरकजी किरदार हैं जनाब आमिर इसरान साहब, उनको तकरीबन 2.5 माह, मैं कहूँगा 1.5 माह जो है वो तकरीबन उनको नैब रिमांड में रखने के बाद, उनसे तफ्तीश करने के बाद उनको जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आमिर इसरान साहब जो हैं वो उनके ऊपर वैसे तो 2-4 इल्ज़ामात हैं, लेकिन मेन इल्ज़ाम यह है कि ये डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस थे और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के ख़ास आदमी समझे जाते हैं और इनके ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए के पेंशन स्कैंडल का केस है। ना सिर्फ इन पर, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर हैं जिनके ऊपर भी ये पेंशन करप्शन स्कैंडल का केस है। इसमें से कुछ लोग ऑलरेडी जेल कस्टडी में हैं और तकरीबन 2-3 साल से वो जेल कस्टडी में हैं। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सिंध के चीफ सेक्रेटरी हैं सुहेल राजपूत साहब, ये उन दिनों सेक्रेटरी फाइनेंस थे जिन दिनों का ये केस है, यानी कि 2014-15 का केस है, और उनको भी इस केस में किसी हद तक मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया है। लेकिन आज लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं बताऊं कि जो आमिर इसरान हैं उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। और उनसे पहले मैं जो उनकी फर्स्ट रिमांड हुई थी उस पर मैंने आपको बताया था कि उनसे जो बरामदगी हुई, जो डॉलर्स जो ये अपना आईफोन्स वगैरह लेके आए लोगों को गिफ्ट करने के लिए अमेरिका से, जब इनको एयरपोर्ट से उठाया गया तो उनके सारे सामान की लिस्ट जो है वो उन्होंने नैब ने कोर्ट में पेश की, जो मैं अपने पुराने वीलॉग में आपको बता चुका था। लेकिन अब आगे ये हुआ है कि आमिर इसरान साहब ने बताया है नैब को, और कागजात मेरे पास मौजूद हैं जो कि इस लाइव के बाद मैं कागजात भी शेयर करूंगा, और ये मेरे कागजात नहीं है, ये नैब की वो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो नैब ने कोर्ट में पेश की हैं, और आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए एज अ प्रूफ कि ये वो सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। और इन कागजात में जो भी इंकशाफात हुए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये वो नैब की रिपोर्ट्स हैं। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कागजात किधर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आमिर इसरान ने ये तस्लीम किया है कि वो पेंशन के पैसे चोरी करते थे और उन्होंने कुछ करप्ट अफसरान को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर लगवाया और उनकी तकर्री में उन्होंने पुल का किरदार अदा किया बिटवीन करप्ट अफसरान और जो उनके हायर अप्स थे। उनके जो हायर अप्स थे, क्योंकि वो डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस, और सेक्रेटरी फाइनेंस के ऊपर है मिनिस्टर फाइनेंस, यानी कि मिनिस्टर फाइनेंस मुराद अली शाह साहब जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस जो कि आज से 1 साल पहले मैंने अपने फेसबुक पर रखी थी, वो बैंक ट्रांजैक्शंस, लाखों और करोड़ों की बैंक ट्रांजैक्शंस जो कि ना सिर्फ आमिर इसरान के अपने अकाउंट में हुई बल्कि उनकी अहलिया के अकाउंट में भी हुई। उन ट्रांजैक्शंस की भी तस्दीक आमिर इसरान ने खुद की और उन्होंने बताया कि ये वही पैसा है जो कि किकबैक्स की शक्ल में, यानी कि जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स पेंशन के, जो बूढ़े बेचारे रिटायर्ड अफराद हैं जो मर गए हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, जब वो पेंशन लेने जाते हैं तो वहां पे एक दुकानदारी खुली हुई है जो कि सिंध के 331 कंट्रोवर्शियल अकाउंटेंट्स जो कि मुराद अली शाह साहब के भर्ती किए हुए हैं, जिसमें अक्सरियत जो है वो उनके अपने डिस्ट्रिक्ट की है, जामशोरों के लोग हैं, दादू के लोग हैं और फिर दीगर अजला के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर इनके अपने ही पर्सनल लोग लगाए हुए हैं जिनको इन्होंने अकाउंट्स अफसर लगाया, और ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। तो उन 332 अफसरान या 332 अकाउंटेंट्स को बेसिकली ये टास्क दिया गया कि आपने लूप होल्स बनाने हैं सिंध के खजाने के अंदर, पाइप बनाने हैं, टूटियां लगानी है, जिन टूटियों से हमने ये सारा पैसा लीक करना है। अच्छा, पेंशन का पैसा इसलिए, और बाकायदा शवाहिद अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वॉल्स देखें तो आपको मुख्तलिफ बैंक्स के बैंक अकाउंट्स मिलेंगे, जिन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर हुआ। आपको वो नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने हाइड कर दिए थे क्योंकि फेसबुक की
जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं या फेसबुक की जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप NIC या किसी का फोन नंबर रखेंगे तो आपकी ID पे स्ट्राइक लग जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बैंकों के नाम, वो कौन कौन से अजला थे, और किस तरह अगर किसी की पेंशन 20 लाख बनती है तो किस तरह 40 लाख, कहीं कहीं 45 लाख, कहीं कहीं 50 लाख रुपए निकाले गए। तो जिसकी 20 लाख पेंशन बनती थी, उस 20 लाख वाले से भी कमीशन बटोरी गई और उसके नाम पे 20-25 लाख और निकाले गए। तो इस तरह से कुछ सैकड़ों लोग इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सपोज हुए। वो उन सैकड़ों लोगों में से बहुत से तो ऐसे थे बेचारे जिन्होंने खुद पैसे भर के अपने पैसे लिए, उनको पता ही नहीं था कि उनके नाम पे ये पैसे निकल गए। या कुछ ऐसे थे जिनको मिलाया गया कि देखें जी, पैसे तो आपके इतने बनते हैं, लेकिन क्योंकि हम आपसे कम कमीशन ले रहे हैं इसलिए आप हमें भी पैसा निकालने की इजाजत दे। तो उन लोगों से दस्तखत करवा के उनके नाम पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए सिंध के खजाने से निकाले गए। और इन अरबों रुपए के निकाले जाने का जब हमें इल्म हुआ, आज से कोई 2-3 साल पहले, हमने खबर ब्रेक की। खबर ब्रेक करने के बाद उसका फॉलोअप लिया। उसका फॉलोअप देने के बाद मुसलसल इस पर अपडेट्स हम देते रहे, और बिलाखिर इस पूरे केस का जो मरकजी किरदार है, किरदार कुछ और भी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम कमज़ोर है, नैब के लोग बिक जाते हैं। उसके अलावा जो एंटी करप्शन है सिंध का, वो तो आपको पता है कि वो जैसा है जैसा नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल जितना कुछ भी इन खबरों के प्रेशर से लोगों ने जाके कंप्लेंट्स की नैब के अंदर, और उसके साथ साथ इस इन सारे प्रेशर के बावजूद फिर नैब के अफसरान जो हैं, जिनको खुद अपने एक्सपोज होने का डर था, उन्होंने देखा कि भाई ये तो एक केस है, कल को ये हमारे गले पड़ जाएंगे साफ ही, ये तो हमें एक्सपोज करेंगे। तो उन्होंने ये सारा माहौल देखते हुए आखिरकार सिंध के एक ताकतवर तरीन अफसर को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम आमिर इसरान है, और उसको एयरपोर्ट से उठाया। और उसके बाद जब उठाकर तफ्तीश की, तो मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, तस्दीक के साथ कह रहा हूं कि इस स्कैंडल में बराह रास्त वजीर आला सिंध मुलविस हैं, बराह रास्त। मेरी कोई मुरादली शाह साहब से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। वो अलग बात है कि उनका थोड़ा सा दिमाग हवा में उड़ रहा है, और उनके नीचे जितने भी उनके मुलाजिम काम करते हैं वो भी खुद को पता नहीं क्या सिंध का शहनशाह बादशाह वडेरा पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन हकायक ये हैं कि इस केस में जब भी इंसाफ होगा, मुरादली शाह साहब इस केस के मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि ये सारा पैसा उनकी ईमा पे चोरी किया गया। और अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 14-15 साल से वो सिंध के वजीर खजाना है। ना सिर्फ ये स्कैंडल है, साथ साथ 2-4 और स्कैंडल्स भी आ रहे हैं इसी महकमे खजाना से रिलेटेड, इसी किस्म की तरीका वारदात से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं। तो आमिर इसरान साहब ने ये तस्लीम किया कि वो एक पुल का किरदार अदा करते थे बिटवीन हायर अप्स एंड जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर हैं। अब पुल का क्या मतलब है कि आप जैसे नहीं कहते पुराने जमाने में जो ट्रेड होती थी, स्मगलिंग होती थी, तो उसमें खच्चर इस्तेमाल होते थे, उन खच्चरों पे जो है वो सामान लाद कर इधर से उधर किया जाता था। तो इन्होंने उस खच्चर का काम अदा किया जो खच्चर अफसरान से पैसे लेकर ऊपर पहुंचाता था, और जाहिर बात है कि वो अपना भी हिस्सा लेता था। लेकिन इस वक्त वो मरकजी किरदार इस वजह से हैं क्योंकि उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी। जब इस स्कैंडल में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उनको बचाने के लिए उनको साइड लाइन लगा दिया गया, और साइड लाइन उससे भी बड़े महकमे में लगा दिया गया जिसको आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद जब आमिर इसरान को गिरफ्तारी का डर हुआ तो ये अमेरिका भाग गए। जब ये अमेरिका से जैसे ही पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हुई तो उनको ये गारंटी दी गई कि आप आए, अब नैब वैब कुछ नहीं करेगा, हमने नैब को भी अब नाक में नकेल डाल देनी है और अब कुछ भी नहीं होगा, तुम आ जाओ। वो जैसे ही आ गए तो उनको फिर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे ये 2.5 महीने या 1.5 महीने उनसे तफ्तीश हुई, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि वो तमाम खबरें, कोई एक आधी नहीं, वो तमाम खबरें जो हमने आपसे 1 साल पहले इस केस से रिलेटेड शेयर की, सबूतों के साथ शेयर की, उस एक एक खबर की आमिर इसरान ने नैब के रिमांड के अंदर तस्दीक की है। नैब के वो लेटर्स मौजूद हैं, वो वर्डिंग्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यही बातें शौकत जरदारी आपसे 1 साल पहले कर चुका था, और उन्हीं चीज़ों के बिहाफ पर, उन्हीं शवायद के बिहाफ पर यह इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। और आज सिंध का एक करप्ट अफसर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे, सजा उसको अभी नहीं हुई है
لیکن 1.5 مہینے کی ریمانڈ ہے اور ابھی اسی کیس میں 3 4 سال سے جیل کسٹڈی میں دوسرے افسران موجود ہیں. اب گاڈ نوز کہ ان کا کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ حقائق بتانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر ہمارے ہی دوستوں نے الزامات لگائے. میں ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو جواب دینا شروع کریں گے تو آپ پھر اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. لیکن میرے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ جی میں نے ڈیل کی، میں نے پیسے لیے، میں خاموش ہو گیا. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اور میری محنت کا صلہ یہ ملا ہے کہ کم از کم ایک کرپٹ افسر کو سلاخوں کے پیچھے آج میں دیکھ رہا ہوں. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ خبریں دیں، میں نے اس ایشو کو ایکسپوز کیا. آج بھی کچھ صحافی جو سندھ کے بڑے صحافی جانے جاتے ہیں، جن کو سندھ ایمانداری کے سرٹیفکیٹ دیتی ہے، جن کو سندھ ایماندار ترین سمجھتی ہے، وہ آج بھی اس چور سے جیل میں ملنے جاتے ہیں. وہ آج بھی اس کو صلاح مشورے دیتے ہیں، اس کو وکیل کروا کے دیتے ہیں کہ، اور وکیلوں سے بھی کمیشن لیتے ہیں وہ صحافی، وکیل کروا کے دیتے ہیں کہ جی یہ وکیل اچھا ہے، یہ تمہارا کیس لڑے گا، ایسے کرو ایسے کرو. اور سندھ کی نظر میں وہ ایماندار ہیں، اور سندھ کی نظر میں ہم لوگ جو ہیں وہ بے ایمان صحافی ہیں، کیونکہ ہم کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ کھلی بات کرتے ہیں. کسی کو اچھا لگے برا لگے، ذاتی دشمنی تو کسی سے ہے نہیں. اور ویسے ہی سوشل میڈیا پہ جس کو جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے، تو آئی ڈونٹ کیئر. لیکن یہ اس سچائی کا ثبوت ہے کہ وہ افسر جس میں کوئی ہاتھ ڈالنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا، وہ افسر جس کو سارے افسر سلام کرتے تھے پوری بیوروکریسی کے، وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے یار و مددگار ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ وہ احتساب ہے، یہ ان غریب لوگوں کی آہیں ہیں، بد دعائیں ہیں، جن کو ان کا حق ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن کا حق ہے اس سے محروم رکھنے کے لیے، یا ان کے ان پیسوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان کو جو ذلیل کیا گیا، جو آفیسوں کے چکر لگوائے گئے، ان لوگوں کی جو بد دعائیں ہیں، یہ ان بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج خود کو طاقتور سمجھنے والے افسران جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور اگر اس ملک میں احتساب کا نظام مضبوط ہوا تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ سندھ کے یا کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ یہ کہیں کہ اس چوری میں وہ براہ راست ملوث ہیں، تو یقیناً یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں سندھ آتا جاتا بھی ہوں، مجھے نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسے تو بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں، لیکن اگر ان کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بتائیں تو وہی ہوتا ہے جو کہ کل ایک ایم پی اپنے ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ جی الیکشن کے بعد میں ان کو ڈنڈا دے دوں گا. یہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے بیٹھے ہیں سندھ کو یہ سارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرادلی شاہ صاحب اس کیس میں براہ راست ملوث ہیں. یہ میں آپ کو تصدیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نیب اس کو ملوث کرے نہ کرے، کوئی ڈیل ہو نہ ہو، اوپر پہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ڈیل ہو نہ ہو، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ سندھ کے محکمہ خزانہ کے وزیر کی حیثیت سے یہ محکمہ خزانہ کے جتنے بھی اسکینڈلز ہیں، وہ پاور پلانٹ سے ریلیٹڈ ہو، وہ سبسڈیز سے ریلیٹڈ ہو، وہ ویک انڈسٹریز کو اسٹرینتھن کرنے کا اسکینڈل ہو، پینشن کرپشن اسکینڈل ہو، ان سب کے تانے بانے براہ راست مرادلی شاہ صاحب سے ملتے ہیں. اب جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں، جب آپ ان کو سوالات بھیجتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ وہ سندھ کے صحافیوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد، لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک بات کی تھی تو مرادلی شاہ صاحب جو ہے وہ بطور سی ایم سندھی میڈیا کے ایک چینل پہ نظر آ گئے تھے، تو شاید یہ ان کا ریئیکشن تھا کہ یہ شوکت زرداری کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. میں تو جاتا بھی ہوں سندھی چینلوں پہ، لیکن یہ سچ نہیں ہے. پلانٹڈ انٹرویوز کروائیں گے، پلانٹڈ پریس کانفرنسز کروائیں گے، پلانٹڈ صحافیوں کو بلائیں گے، لیکن جب آپ ان سے سیدھا سوال کریں گے تو یہ یا تو اپنا منہ ادھر کر لیتے ہیں، یا پھر یہ آپ کو جواب دینا پسند نہیں کرتے، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو صحافی تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمیں صحافی نہیں سمجھتے، ہم آپ کو سیاستدان بھی نہیں سمجھتے، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی آپ کو چور ہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ چور ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں. بہرحال دوستو، یہ عامر اسران کا قصہ ہے، یہ آگے چلے گا. کچھ اور اسکینڈلز محکمہ خزانہ کے آنے والے دنوں میں اگر نیب خود سامنے لاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمارا تو کام ہے، ہم آپ کے سامنے بھی لائیں گے اور شواہد بھی رکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.